बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। KMU KP MD CAT 2024 और आज हम इसके फ़िज़िक्स पोर्शन को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स के मुताबिक इस दफ़ा KMU MD CAT का फ़िज़िक्स पोर्शन इतना मुश्किल नहीं था, लेकिन फिर भी देखते हैं, डिस्कस करते हैं और साथ में डिफ़िकल्टी लेवल पे भी डिस्कशन करते हैं। तो MCQ नंबर 1, इन एन adiabatic process how does the temperature of the gas changes as its volume decreases? स्टूडेंट्स, वॉल्यूम डिक्रीजेस का मतलब adiabatic compression, और adiabatic compression में आपके साथ इंटरनल एनर्जी जो होती है वो इंक्रीज़ होती है और टेम्परेचर भी आपके साथ इंक्रीज़ होता है। So correct option is beta, the temperature increases. During an isothermal expansion of an ideal gas, which of the following is true? Students, isothermal process में temperature constant रहता है। So correct option आप देखें, the temperature of the gas remains constant. Consider an ideal gas confined by the container which is fixed piston. On heating the gas, all the heat supplied increases. Students, fixed piston है तो आपके साथ जितनी भी हीट है सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी, क्योंकि वर्क तो होगा नहीं यहाँ पे। तो करेक्ट ऑप्शन अल्फ़ा है। What if is the increase in force between two charges if the separation between them is decreased by 50%? स्टूडेंट्स, सेपरेशन को 50% डिक्रीज़ करने का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि R को आपने 0.5 R कर दिया है, ठीक है। और इसका मतलब ये है कि R को आपने R/2 कर दिया है, लेकिन F तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है सेपरेशन के स्क्वायर को। तो आपके साथ जब R हाफ होगा तो फोर्स 4 टाइम्स इंक्रीज़ हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, व्हाट हैपन्स टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन देम इज़ डबल? अगर हम R को स्टूडेंट्स 2R कर दें तो फोर्स जो होगा वो F/4 हो जाएगा। सो द फोर्स बिकम्स 1/4। What does 1 coulomb represents in terms of charge? The amount of charge transferred by the current of 1 ampere in 1 second। और यही स्टूडेंट्स आपके साथ इसका करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि ये I इज़ इक्वल टू Q/T से 1 एम्पेयर का जो करंट होता है स्टूडेंट्स वो 1 कूलम बाय 1 सेकेंड होता है। 2 point charges +5 and -5 are placed between at A and B respectively. The distance is 2D. What is the electric potential? तो स्टूडेंट्स, एक पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा नेगेटिव चार्ज है, तो इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो बिल्कुल ज़ीरो होगा, ठीक है। अब इसके ऑप्शंस अच्छा यहाँ पे नीचे होंगे। इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपके साथ ज़ीरो होगा। अच्छा स्टूडेंट्स, आप ज़रा इसको भी देखते जाएं शुरू से कि ये फर्स्ट ईयर चैप्टर 10 से ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी चैप्टर 10 से है, ये क्वेश्चन भी चैप्टर 10 से है, और इंक्रीज़ अच्छा ये फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक से है, ये क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक से है, ये क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक से है, ये क्वेश्चन भी इलेक्ट्रोस्टैटिक से है, ठीक है। अच्छा, इफ़ द case of a parallel plate capacitor when the distance between them is reduced to half and the area is double, ठीक है। तो अगर हम डिस्टेंस अब देखें, फार्मूला है कि कैपेसिटेंस इज़ A/0/d। अगर डिस्टेंस हाफ हो जाए और एरिया डबल हो जाए
तो स्टूडेंट्स कैपेसिटेंस जो होगी ये 4 टाइम्स आपके साथ इंक्रीज़ हो जाती है। और ये क्वेश्चन भी चैप्टर 11 से है। इफ़ द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इज़ रिमूव्ड, व्हाट हैपन्स टू द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि डाइलेक्ट्रिक जो होता है ये फील्ड को वीक कर देता है, तो जब आप इसको हटा देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड और भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजेस, और ये उस वक्त है स्टूडेंट्स जब कैपेसिटर बैटरी के साथ कनेक्ट ना हो। ठीक है, अगर बैटरी के साथ कनेक्ट भी हो तो अगर हम डाइलेक्ट्रिक को रिमूव करेंगे तो हाँ बिल्कुल, बैटरी के साथ अगर ये कनेक्ट नहीं है तो फील्ड इंक्रीज़ होगी, और यही चार्ली ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। और ये क्वेश्चन भी चैप्टर 11 से लिया गया है। कैपेसिटर ऑफ अ कैपेसिटेंस इंक्रीजेज इन डिक्रीज ऑफ। स्टूडेंट्स, फार्मूला है C इज़ इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R बाई D। तो अगर हम डिस्टेंस को डिक्रीज़ करेंगे तो कैपेसिटेंस इंक्रीज़ होगी। प्लेट सेपरेशन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। द IV ग्राफ फॉर अ नॉन ओहमिक मटीरियल। स्टूडेंट्स, नॉन ओहमिक मटीरियल का IV ग्राफ जो होगा ये हमेशा कर्व होगा। द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज़ डिफाइंड एज इंक्रीज़ इन टेम्परेचर increase in resistance per ohm original resistance per degree rise या change in temperature। तो असल में देखें अल्फ़ा की डिफिनीशन ये है डेल्टा R डिवाइडेड बाय R नॉट डेल्टा T। सो इंक्रीज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। सो डिग्री राइज इन टेम्परेचर यूनिट इंक्रीज इन इलेक्ट्रिक, ये ऑप्शन तो गलत हो गया, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। डिग्री ड्रॉप इन टेम्परेचर, ठीक है। तो इसमें स्टूडेंट्स हम फिर करेक्ट ऑप्शन अल्फ़ा को कंसिडर कर लेंगे, डिग्री राइज इन टेम्परेचर। अच्छा, फॉर मेटल्स द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। स्टूडेंट्स, मेटल्स के लिए अल्फ़ा की वैल्यू पॉजिटिव होती है। अच्छा, यहाँ पर जो आपके देखें, अब ये क्वेश्चन चैप्टर 11 से था, ये वाला भी आपके साथ चैप्टर 11। अब यहाँ से चैप्टर 12 के क्वेश्चन जो हैं वो स्टार्ट हो गए हैं। आप देखते जाएं कि हर चैप्टर के कितने कितने क्वेश्चंस टेस्ट में इंक्लूड हो रहे हैं। ये भी चैप्टर 12 का है। इफ़ R1 एंड R2 आर रिस्पेक्टिवली द फिलामेंट ऑफ 100 वोल्ट एंड 200 वोल्ट बल्ब सेम वोल्टेज, देन द पावर इज़। स्टूडेंट्स, दे आर ऑपरेटेड फॉर सेम वोल्टेज। ठीक है, अब सेम वोल्टेज का मतलब ये है कि दोनों जो है वो पैरेलल में कनेक्ट हुए होंगे, और पैरेलल में आपको पता है कि डिसिपेटेड पावर जो होता है स्टूडेंट्स उसका रेजिस्टेंस के साथ इन्वर्स रिलेशन होता है, और रेजिस्टेंस का रेटेड पावर के साथ इन्वर्स रिलेशन होता है। तो इसका मतलब डिसिपेटेड पावर का रेटेड पावर के साथ डायरेक्ट रिलेशन आ जाएगा। तो इसका मतलब R1 का जो मतलब D1 बाई D2 जो होगा वो आपके साथ हो जाएगा 100 बाई 200, तो इससे 1/2 आ जाएगा। इसका मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से R2 की जो पावर होगी वो 2 टाइम्स R1 होगी। तो करेक्ट ऑप्शन आपके साथ बीटा होगा। द मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम, स्टूडेंट्स ये भी चैप्टर 12 से है, स्टेट्स दैट मैक्सिमम पावर इज़ डिलीवर्ड जब आपके साथ कैपिटल R और स्मॉल r इक्वल हो। सो व्हेन द लोड रेजिस्टेंस एंड इंटरनल रेजिस्टेंस इज़ इक्वल। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, स्टूडेंट्स ये अगेन चैप्टर 11 का क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज़ द यूनिट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। An electron is moving perpendicular to the magnetic field, which electron is moving perpendicular to the magnetic field, ये चैप्टर 13 का क्वेश्चन है। Which statement about electromagnetic force is correct? स्टूडेंट्स, जब आपके साथ इलेक्ट्रॉन या चार्ज परपेंडिकुलर मूव करता है तो फिर मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है QVB।
क्योंकि साइन ऑफ 90 से 1 आ जाता है और ये मैग्नेटिक फोर्स सबसे मैक्सिमम एक्ट करता है। सो करेक्ट ऑप्शन चार्ली हो जाएगा, द फोर्स एक्टिंग इज़ मैक्सिमम। For a positive charge q moving with velocity v in a magnetic flux density b, the force acting is, तो F is equal to q v cross b, ऑप्शन बीटा है और ये भी चैप्टर 13 का क्वेश्चन है। Which of the following is true about magnetic field outside the solenoid? तो it acts along the axis of the coil, it is circular around the wires, it is strongest at the end of the solenoid, it is zero when current flow through it। तो स्टूडेंट्स सोलोनाइड के लिए जो है हम आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड प्रैक्टिकली उसे हम ज़ीरो ही कंसिडर करते हैं और ये भी चैप्टर 13 का क्वेश्चन है। वन लॉन्ग metal 1 meter long copper rod with a speed of 20 meters per second in a magnetic field of 0.6 टेस्ला। स्टूडेंट्स इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला है आपके साथ VBL, तो 20 इंटू 0.6 इंटू 1, तो ये 20 इंटू 6 बाय 100 हो जाएगा। 20 इंटू 6 से आपके साथ 120 बाय 100 आ जाएगा और इससे 1.2 आपका आंसर आ जाएगा और 1.2 तो हमारे साथ ऑप्शंस में मौजूद नहीं है। तो इस क्वेश्चन को ज़रा दोबारा चेक कर लेते हैं। स्पीड की वैल्यू आपके साथ 20 मीटर्स पर सेकेंड, मैग्नेटिक फील्ड 0.6 टेस्ला है, तो 0.6 को 6 बाई 10 लिखेंगे ना, तो ये 0 कैंसिल, 12 वोल्ट आपके साथ आंसर आ जाएगा और ये चैप्टर 14 का क्वेश्चन है। द इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल डिपेंड्स अपॉन। स्टूडेंट्स आपके साथ एक फार्मूला था कि N फ्लक्स इज़ इक्वल टू Li, तो यहाँ L इज़ इक्वल टू N फ्लक्स बाई I, ठीक है। सो इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर यूज्ड, type of the insulation used on the wire, voltage applied। तो डिपेंड्स अपॉन स्टूडेंट्स नंबर ऑफ टर्न्स को, क्योंकि बाकी 3 तो फैक्टर्स नहीं है और ये क्वेश्चन भी चैप्टर 14 से है। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज़ डिटरमाइंड बाय लेंज लॉ, ये भी 14 का क्वेश्चन है। लेंज लॉ इज़ कंसिस्टेंट विद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये भी चैप्टर 14 का क्वेश्चन है। द बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड द ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये भी चैप्टर 14 का क्वेश्चन है। द PN जंक्शन इज़ रिवर्स बायस, इट्स रिवर्स करंट इज़ इन द ऑर्डर ऑफ। तो स्टूडेंट्स ये चैप्टर नंबर 17 से लिया गया है और रिवर्स करंट जो होता है स्टूडेंट्स वो माइक्रो एम्पियर्स के ऑर्डर में होता है। द मोमेंटम ऑफ अ फोटोन इज़, स्टूडेंट्स ये हम डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस से P इज़ इक्वल टू H बाय लिम्डा, चार्ली ऑप्शन है और चैप्टर 18 का ये क्वेश्चन है। इन every instant of time wavelength associated with freely falling body। स्टूडेंट्स फ्रीली फॉलिंग बॉडी की स्पीड जो होगी वो इंक्रीज़ करेगी। अब लिम्डा इज़ H बाई mv, अगर स्पीड इंक्रीज़ करेगी तो उसकी वेवलेंथ जो है वो डिक्रीज़ होनी चाहिए और ये भी चैप्टर नंबर 18 का क्वेश्चन है। एज पर सेकेंड फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट, photoelectric effect does not occur if the frequency of the incident light is below the threshold frequency। जब f जो है वो f0 से कम होती है तो photoelectric effect नहीं होता और ये भी चैप्टर 18 का क्वेश्चन है। If an electron in the hydrogen atoms jumps from second to first orbit, the emitted radiation is in the wavelength of
सेकंड टू फर्स्ट ऑर्बिट स्टूडेंट्स। तो सेकंड से जब एक इलेक्ट्रॉन n इज़ इक्वल टू 2 से n इज़ इक्वल टू 1 की तरफ आएगा तो हम ये फार्मूला यूज़ कर लेते हैं n स्क्वायर p स्क्वायर डिवाइडेड बाय n स्क्वायर माइनस p स्क्वायर RH। तो ये ऊपर तो आपके साथ 4 आ जाएगा और 4 माइनस 1 से 3 RH। तो आपके साथ करेक्ट ऑप्शन 4/3 RH हो जाएगा। और ये क्वेश्चन भी आपके साथ क्वेश्चन चैप्टर नंबर 19 से है। The black body is an ideal radiator that radiates all of its wavelength inconsistently, distinctly, equally, unequally। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में अगर आपको याद हो मेरे ख़्याल से हमने जो इसका ग्राफ पढ़ा था तो उसमें हमने वेवलेंथ्स का इंटेंसिटी के साथ हमने पढ़ा था कि एक वेवलेंथ ऐसी होती है जिसकी इंटेंसिटी सबसे मैक्सिमम होती है। तो उसी लिहाज से अगर हम इस क्वेश्चन को आंसर करें कि ब्लैक बॉडी इज़ एन आइडियल रेडिएटर दैट रिलीजेस या रेडिएट्स ऑल इट्स वेवलेंथ, लेकिन कैसी रेडिएशन होगी? अनईक्वली, मतलब कुछ रेडिएशंस कम इंटेंसिटी में रेडिएट होगी, कुछ रेडिएशन ज़्यादा इंटेंसिटी में, फिर कुछ रेडिएशंस कम इंटेंसिटी में। तो करेक्ट ऑप्शन जो इसका बनेगा वो डेल्टा बनेगा। मास नंबर इज़ स्टूडेंट्स द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, ठीक है, बीट ऑप्शन है। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, ये चैप्टर 18 का है और मास नंबर ये चैप्टर 20 का क्वेश्चन है। लिम्डा इज़ आ डीके कांस्टेंट, ये भी चैप्टर नंबर 20 का है। गैमा रे कैमरा कैन ऑब्जर्व रेडिएशन फ्रॉम द डैश that are concentrated in the organ। स्टूडेंट्स, गैमा रे कैमरा को एंगर कैमरा भी कहा जाता है और ये यूज़ किया जाता है ऑर्गन्स में जो हमारे साथ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते हैं उनकी जो है रेडिएशंस को चेक करने के लिए हम गैमा रे कैमरा यूज़ करते हैं। चैप्टर 20 का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। अ कार इज़ मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ एट अ कांस्टेंट स्पीड, what provides the necessary centripetal force keeping the car। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर फ्रिक्शंस जो होंगे ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेंगे और ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 5 से दिया गया है। Which of the following pair correctly matches the physical quantity with its SI units। तो स्टूडेंट्स वो करेक्ट ऑप्शन आपके साथ पावर एंड वाट्स है, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है आप कह सकते हैं कि ये वर्क पावर एनर्जी से लिया गया है, या जनरली आप इसको चैप्टर 1 के साथ भी मेजरमेंट के साथ भी रिलेट कर सकते हैं। डैश इज़ द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रिमेन्स एट रेस्ट और इन, ये स्टूडेंट्स इसको इनर्शिया कहते हैं और ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 से लिया गया है। अ कार in motion hits another, gets crashed into a tree truck, what is not conserved। मोमेंटम तो स्टूडेंट्स आपके साथ हमेशा कंजर्व रहता है, काइनेटिक एनर्जी अलबत्ता लॉस हो जाएगी। ये डेल्टा ऑप्शन देखते हैं, नाइदर काइनेटिक एनर्जी नॉर मोमेंटम। अच्छा स्टूडेंट्स, अब यहाँ से हमें सिर्फ ज़रा देखना होगा कि ये जो सिस्टम है हम किसकी बात कर रहे हैं। तो अ कार इन मोशन, इसका मतलब स्टूडेंट्स के हम कार की बात कर रहे हैं। अ कार इन मोशन हिट्स इनटू एंड गेट्स क्रैश्ड इनटू अ ट्री ट्रक, व्हाट इज़ नॉट कंजर्व। तो स्टूडेंट्स, चूँकि हम आइसोलेटेड सिस्टम की तो बात नहीं कर रहे, हम एक इंडिविजुअल सिस्टम की बात कर रहे हैं जिसमें कार का ज़िक्र है।
तो स्टूडेंट्स इस केस में और जिसके साथ इसकी कोलिजन हुई है उसका भी कुछ ज़िक्र नहीं है, तो मेरे ख़्याल से यहाँ पे फिर करेक्ट ऑप्शन हमारे साथ जो है वो डेल्टा होना चाहिए। और ये जो आपके साथ क्वेश्चन है ये भी चैप्टर 3 से लिया गया है। The vertical and horizontal component of a projectile motion are independent of each other. Students, जो projectile motion में वर्टिकल कंपोनेंट, अच्छा ये वर्टिकल और कंपोनेंट और हॉरिजेंटल जो बात कर रहे हैं तो ये किसके कंपोनेंट्स हैं, ऐसा कुछ नहीं कहा, ठीक है। तो अब देखिए, अगर हम वेलोसिटी का x कंपोनेंट ले लें तो उसका फार्मूला है vi cos थीटा, और वेलोसिटी का y कंपोनेंट ले लें तो उसका फार्मूला है vi sin थीटा। अब हॉरिजेंटल कंपोनेंट जो है वो अनचेंज रहता है, जबकि वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो चेंज होता रहता है। तो यहाँ पे अब एक है कोरिलेटेड। अब देखें स्टूडेंट्स, ज़रा सोचें, अगर बीटा ऑप्शन को हम करेक्ट कर दें कि दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, तो फिर तो इनडायरेक्टली अल्फ़ा भी करेक्ट हो जाएगी और इनडायरेक्टली आपके साथ डेल्टा भी करेक्ट हो जाएगी। तो मेरे ख़्याल से यहाँ पे हमने करेक्ट ऑप्शन चार्ली को चूज़ करना है कि दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। अ बॉल इज़ किक्ड, और ये जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 3 से लिया गया है। अ बॉल इज़ किक्ड हॉरिजेंटली फ्रॉम द टॉप ऑफ द 10 मीटर हाई क्लिफ विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर्स पर सेकेंड आफ्टर 15 मीटर्स पर सेकेंड आफ्टर 2 seconds, what is the statement describes the horizontal and vertical component? तो स्टूडेंट्स 15 मीटर्स पर सेकेंड इसकी हॉरिजेंटल वेलोसिटी है वो तो इतनी ही रहेगी, लेकिन 2 सेकेंड्स के बाद इसकी वर्टिकल वेलोसिटी 20 हो जाएगी, ठीक है। तो अब देखते हैं, द हॉरिजेंटल वेलोसिटी इज़ 15 वाइल द वर्टिकल वेलोसिटी इज़ 20। ये ऑप्शन कहाँ पे है स्टूडेंट्स? ये ऑप्शन आपके साथ अल्फ़ा में मौजूद है, और ये भी चैप्टर नंबर 3 से क्वेश्चन लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ डज़ एन एंगल बिटवीन द फोर्स अप्लाइड एंड द डायरेक्शन ऑफ द मोशन इन्फ्लुएंस द वर्क? वर्क इज़ कांस्टेंट रिगार्डलेस द एंगल, ये तो गलत है। वर्क इज़ मैक्सिमम व्हेन एंगल इज़ 0, ये ठीक है। वर्क इज़ नेगेटिव व्हेन एंगल इज़ 90, ये भी गलत है। तो करेक्ट ऑप्शन आपके साथ बीटा है, और चैप्टर 4 से ये क्वेश्चन लिया गया है। A nurse is pushing a wheelchair with an 80 kg patient sitting on it. How much work is done by the patient's weight? Students, डिस्प्लेसमेंट फॉरवर्ड हो रही है और पेशेंट्स का वेट जो है वो डाउनवर्ड है और एंगल 90 है, तो वर्क 0 हो जाएगा। और चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन है ये। कांस्टेंट फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज़ अप्लाइड टू मूव एन ऑब्जेक्ट 5 मीटर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, तो व्हाट इज़ द वर्क? तो 10 × 5 50 जूल्स, और चैप्टर 4 का क्वेश्चन है। द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इन ग्रेविटेशनल फील्ड इज़ डिपेंडेंट ऑन। स्टूडेंट्स, एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला हमारे साथ था 2gme/re। तो स्टूडेंट्स ये इन ऑप्शंस में अगर आप देखें तो मास ऑफ अर्थ पे डिपेंड करती है, और चैप्टर 4 का क्वेश्चन है ये। A wheel completes 3 complete revolutions, so the total number of radians is, students 1 revolution में 2 पाई रेडियंस होते हैं, तो 3 revolutions में आपके साथ 6 पाई रेडियंस हो जाएंगे। तो करेक्ट ऑप्शन आपके साथ चार्ली होगा। फॉर रिजिड बॉडी दैट रोटेट्स, और ये चैप्टर नंबर 5 का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। फॉर रिजिड बॉडी दैट रोटेट्स अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस, द एक्सिस स्वेप्ट आउट बाय द लाइन पासिंग थ्रू एनी 2 पॉइंट्स द बॉडी and intersecting the axis of rotation perpendicularly is called.
for any body that is rotates. अब लेट्स सपोज ये एक बॉडी है और ये अपने फिक्स एक एक्सिस से क्या कर रही है, रोटेट कर रही है. द एंगल स्वेप्ट आउट बाय अ लाइन. The angle swept out by a line passing through any point on the body and intersecting with the axis of rotation perpendicular. स्टूडेंट्स इसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं. ठीक है, बॉडी रोटेट करती है तो ये जो एंगल बनता है ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाता है और चैप्टर 5 का क्वेश्चन है. In rotating spaceship to produce artificial gravity, what does the centripetal force do? It has no effect inside the spaceship. It increases the spaceship's rotation, pull objects out towards the center and pushes the objects towards the outer wall. तो स्टूडेंट्स आर्टिफिशियल ग्रेविटी में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है एफ सेंट्रीफ्यूगल, ये आपके साथ जो है वो वहाँ पे वेट का रोल प्ले करता है और जो सेंट्रीपिटल फोर्स उस पे एक्ट करेगा वो बॉडीज़ को जो है, अच्छा मेरे ख़्याल में कि इट इंक्रीज़ इट पुल्स ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स द सेंटर. तो मेरे ख्याल में यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन इसका अल्फ़ा आएगा. इट हैज़ नो इफेक्ट इनसाइड द स्पेसशिप और ये चैप्टर नंबर 5 का क्वेश्चन है. When the mass of object moving in a circle becomes half and radius becomes double and speed is constant, तो स्टूडेंट्स फार्मूला है mv²/r. मास को हाफ कर दिया और रेडियस को डबल कर दिया तो इससे तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या बन जाएगा, 1/4. और ये चैप्टर 5 का क्वेश्चन है. व्हाट हैपन्स व्हेन टू वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड मीट इन फेज. ठीक है, सो दे कैंसल ईच अदर. नहीं, इन फेज में तो ये नहीं होता. दे कंबाइन टू फॉर्म अ वेव डबल द एम्पलीट्यूड, ये ऑप्शन हो सकता है. दे प्रोड्यूस अ वेव विद द सेम एम्पलीट्यूड, तो करेक्ट ऑप्शन बीटा है और ये चैप्टर नंबर 8 का क्वेश्चन है. स्टूडेंट्स, विच टाइप ऑफ वेव्स कैन बी पोलराइज्ड. तो स्टूडेंट्स आपके साथ ट्रांसवर्स वेव्स कैन बी पोलराइज्ड, चैप्टर नंबर 9 का क्वेश्चन है. फॉर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम ऑसिलेट्स परपेंडिकुलर. नो. द पार्टिकल ऑफ द मीडियम्स रिमेन स्टेशनरी. नो. द पार्टिकल अलॉन्ग द डायरेक्शन, करेक्ट ऑप्शन चार्ली है और चैप्टर नंबर 8 का क्वेश्चन है ये. अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, व्हेन टू और मोर वेव्स ओवरलैप एट अ पॉइंट in space, the amplitude of the resultant wave is the sum of all the amplitudes of the individual waves. और ये आपके साथ डेल्टा ऑप्शन है और ये क्वेश्चन भी चैप्टर 8 का है. The speed of sound in a medium containing ideal gas is not dependent on pressure. और ये भी आपके साथ स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 8 का स्पीड ऑफ साउंड का है. अ ट्यूनिंग फॉर्क हैविंग एन एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ 440 हर्ट्ज़. स्टूडेंट्स यहाँ पे तो ये मिस्टेक है, ये लीनियर फ्रीक्वेंसी होगी क्योंकि एंगुलर फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज़ नहीं होता. travels with a speed of 340. What is the separation between compression and rarefaction? स्टूडेंट सबसे पहले तो हम ये फार्मूला यूज़ करके वेवलेंथ फाइंड कर लेते हैं. तो आपके साथ वेवलेंथ जो है उसका फार्मूला होगा स्पीड बाय फ्रीक्वेंसी. तो 340/440. ठीक है, और इसके बाद जो है स्टूडेंट्स हमने वेवलेंथ को फिर 2 पे डिवाइड करना है क्योंकि हमने जो है वो डिस्टेंस बिटवीन कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन मालूम करना है. तो ये आपके साथ अगर 2 के साथ इसे कैंसिल करेंगे तो 150, 60, 70.
170 डिवाइडेड बाई 440। और स्टूडेंट्स अगर आप 17 को जो है वो अब डिवाइड करेंगे 44 पे, तो क्लियर बात है कि आपका जो आंसर आएगा वो 0.5 से तो कम होगा। लेकिन यहाँ पे मसला ये है कि एक भी ऑप्शन हमारे साथ 0.5 से कम नहीं है। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को ज़रा दोबारा चेक करते हैं। स्पीड एफ वी इज़ इक्वल टू एफ लेमडा, तो लेमडा इज़ इक्वल टू वी बाई एफ हो जाएगी, तो 330 बाई 440 हो जाएगा। एंड द सेपरेशन बिटवीन कंप्रेशन एंड एडजेसेंट रेयर फ्रैक्शन, तो मतलब लेमडा बाई 2 फाइंड करना है, तो 330 बाई 440 इंटू 2, ये तो वापस वही बात हो गई। अच्छा, तो स्टूडेंट्स फिर इस तरह कर लेते हैं कि हम इस वैल्यू को 440 रेडियन पर सेकेंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी हम इसको कंसिडर कर लेते हैं। तो उसमें फिर हमें लीनियर फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी होगी जो कि ओमेगा बाई 2 पाई है, और उसमें फिर हम ये 2 पाई यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब ज़रा देखते हैं कि इससे क्या आंसर आता है। ये आपके साथ 2 और 2 तो कैंसिल हो गया, और 330 जो है इस पाई को 3 कंसिडर कर लेते हैं, तो 330 इंटू 3 इज़ 990। 990 बाई 440 मतलब 99 बाई 44। स्टूडेंट्स 99 बाई 44 जो है अगर इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारे साथ इसका जो आंसर आएगा वो तो फिर आपके साथ 1 से भी बड़ा आ जाएगा। इसका मतलब है स्टूडेंट्स के इस ऑप्शन एमसीक्यू का करेक्ट ऑप्शन हमारे साथ मौजूद नहीं है। ठीक है, चलें काम करते हैं, ज़रा इसकी वेवलेंथ फाइंड कर लेते हैं। वैसे तो हमने कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन हाफ ऑफ वेवलेंथ फाइंड करनी है, लेकिन चलें इसकी वेवलेंथ फाइंड कर लेते हैं। 340 बाई 440 तो 34 बाई 44, और इसको अगर 2 के टेबल से करें तो 34 का मतलब 15, 16, 17 बाई 22। ठीक है, और मेरे ख़्याल में इसका जो क्लोजेस्ट ऑप्शन होगा वो मेरे ख़्याल में 0.77 होगा। आप ज़रा इसको फिर कैलकुलेटर पे भी चेक करें, लेकिन अगर इसका ऑप्शन 0.77 है तो फिर ये हाफ ऑफ वेवलेंथ नहीं मांग रहे हैं, ये फिर वेवलेंथ मांग रहे हैं। लेकिन एनी हाउ करेक्ट ऑप्शन इस एमसीक्यू में मौजूद नहीं है, और ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 8 का है। A police car with its siren on is moving towards a stationary observer। अगर वो करीब आ रहा है स्टूडेंट्स तो फिर तो फ्रीक्वेंसी हायर डिटेक्ट होनी चाहिए। How does the stationary listener receives the frequency of the sound by siren it? तो इसको वो फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए स्टूडेंट्स, वो इंक्रीज़ होनी चाहिए, और ये भी आपके साथ डॉप्लर्स इफ़ेक्ट का ही क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स ये आपके साथ जो है ओवरऑल KPMD CAT 2024 का फ़िज़िक्स का पोर्शन था, और मेरे ख़्याल में 3 MCQs हो सकता है प्रॉबेबली जो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करें। अदरवाइज़ तमाम MCQs इसके अलावा इंतहाई आसान थे। कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस अगर आप देखें तो कोई भी नहीं आया था, और चैप्टर वाइज़ अगर आप इसको देखें तो बहुत अच्छी जो है उनकी डिस्ट्रीब्यूशन थी चैप्टर वाइज़। जैसे 4 क्वेश्चंस थर्मोडायनामिक्स से, 3 क्वेश्चंस थर्मोडायनामिक्स से आए हैं, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 क्वेश्चंस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से आए हैं,
फिर तकरीबन 5 क्वेश्चंस जो हैं वो करंट इलेक्ट्रिसिटी से हैं। इसी तरह तकरीबन 3 क्वेश्चंस जो हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म से हैं और 5 क्वेश्चंस जो हैं वो इंडक्शन से है। एक क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक्स से भी हमने देखा और तकरीबन जो है वो 3 क्वेश्चंस आपके साथ वो मॉडर्न फिज़िक्स से है 4, और इसी तरह एक क्वेश्चन जो है वो एटॉमिक फ़िज़िक्स से देखा गया और 3 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके साथ न्यूक्लियर फ़िज़िक्स से भी मौजूद थे। फिर आपके साथ जो है अगर रोटेशनल मोशन को देखा जाए तो रोटेशनल मोशन के तकरीबन एक क्वेश्चन ये है और 1 2 3 4 कुछ 4 क्वेश्चंस रोटेशनल, मतलब जो है अगर आप देखें तो 3 to 4 क्वेश्चंस जो हैं वो हर चैप्टर से टच हुए हैं। सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई है, लेकिन ओवरऑल जो है बहुत अच्छी डिस्ट्रीब्यूशन है। और बहरहाल ये आपके साथ KMU MD CAT का पोर्शन था। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स। खुदा हाफिज़।